फेरो ओलेटी नामक एक बिजनेसमैन को दिखाते हुए होती है। फेरो कैलिफोर्निया के एक सफल बिजनेसमैन होता है, साथ ही वह एक हैंडसम लुक और अच्छी पर्सनालिटी का मालिक होता है, जिस वजह से लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं। फेरो का स्वभाव ही एक प्लेबॉय जैसा होता है, लेकिन उसकी पसंद शादीशुदा औरतें होती हैं, क्योंकि वह एक लड़की के चक्कर में पड़कर शादी वादी जैसे बंधन में नहीं बनना चाहता था। इसके बाद भी बिजनेस के मामले में वह बहुत ही कुशल होता है। उसकी कंपटीटर कंपनियां उसे कई बार पीछे छोड़ने की कोशिश करती हैं, पर हर बार जीत फेरो की ही होती है। एक दिन वह एक शानदार पार्टी में होता है और एक खूबसूरत लड़की के साथ उसका काम बनने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। यह फ़ोन इटली से उसकी माँ ने किया था, जो कि रोते हुए कहती है, फेरो तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आखिरी वक्त में वह तुम्हें याद कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। फेरो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। ऐसी खबर सुनकर वह तुरंत इटली की फ़्लाइट लेता है। पूरे रास्ते वह अपने पापा के साथ बचपन में बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पापा अक्सर कहते हैं, बेटा, ज़िंदगी में असली मायने में वे लोग कामयाब माने जाते हैं जिन्हें सच्चा प्यार करने वाला परिवार और सच्चे दोस्त मिलते हैं, न कि वे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। थोड़ी समय में फेरो अपने घर इटली पहुंच जाता है। फेरो की माँ फेरो को बताती है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे पापा के पास अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। यह कहकर उसकी माँ रोने लगती है। फेरो तुरंत अपने पापा से मिलने कमरे में जाता है। उसके पापा फेरो को देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं। वे बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। फेरो उनके पास बैठ जाता है। फेरो के पापा फेरो से कहते हैं, बेटा, मेरे जाने का आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? फेरो रोते हुए कहता है, पापा, आप बोलिए, मुझे क्या करना है? आपकी जो भी इच्छा है मैं ज़रूर उसे पूरा करूँगा, आपसे वादा करता हूँ। उसके पापा फेरो को अपनी इच्छा बताते हुए कहते हैं, मेरे मरने के बाद तुम्हें 30 दिनों तक किसी अनजान शहर में जाकर रहना होगा, पर याद रहे वहाँ तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रहना होगा। तुम्हें अपने परिवार का नाम या फिर तुम क्या करते हो या किसी को भी नहीं बताना होगा, और तुम अपने साथ कोई पैसे वगैरह भी नहीं लेकर जा सकते। वहाँ जाकर तुम्हें अपने लिए कोई नौकरी करनी होगी और अपना गुजारा चलाना होगा। पापा की ऐसी इच्छा सुनकर फेरो बहुत हैरान होता है, पर वह इसकी वजह पूछता है तो पापा कहते हैं, इस वक्त कोई भी सवाल मत करो, समय आने पर तुम्हें खुद ब खुद इसका जवाब मिल जाएगा। मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पापा की यह बात सुनकर फेरो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद फेरो के पापा इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वह कैलिफोर्निया अपने ऑफिस में आता है, जहां अपने दोस्त और असिस्टेंट लॉरेंस को अपने केबिन में बुलाकर बताता है कि अगले 30 दिनों तक वह ऑफिस नहीं आएगा। किसी ज़रूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। इन 30 दिनों तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उसे यकीन है वह इसे सही तरह से निभाएगा। लॉरेंस फेरो से कई सवाल पूछना चाहता है, पर फेरो उससे कहता है, अभी मैं कुछ भी बताने की हालात में नहीं हूँ। समय आने पर तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। इसके बाद वह कुछ कपड़े और एक फ़्लाइट टिकट लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसका ड्राइवर, जिसका नाम क्लाउडी होता है, कार चला रहा था। फेरो उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेकर उसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस से बदल देता है। क्लाउडी के यह पूछने पर कि सर, हम लोग अपना लाइसेंस क्यों बदल रहे हैं, तो फेरो कहता है, तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से बहुत मिलता है। मैं किसी ज़रूरी काम से इस शहर से बाहर जा रहा हूँ। कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाऊँगा। उस समय मेरी जगह तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो जाना। बाकी चीज़ें लॉरेंस और अपना वकील संभाल लेंगे। दरअसल फेरो के पापा की इच्छा के अनुसार वह अपना असली नाम किसी को नहीं बता सकता था, इसलिए अब फेरो अगले 30 दिनों तक क्लाउडी नाम का इस्तेमाल करेगा। फेरो फ्लाइट में बैठ जाता है। वह फ़्लाइट न्यूयॉर्क की होती है। इसी फ्लाइट में फेरो के बगल में एक बिजनेसमैन भी बैठा होता है,
जिसका नाम स्टुअर्ड होता है, जो एयर होस्टेस को बार बार अपने पास बुलाता है और कुछ न कुछ डिमांड करके उसे परेशान करता रहता है। पर जब एयर होस्टेस की बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है तो वह स्टुअर्ड को बहुत खरी खोटी सुनाती है, और जिससे कि स्टुअर्ड बहुत इंसल्ट फील करता है। सभी उस पर हंसने लगते हैं। अपना फेरो भी मुस्कुराता है और सोचता है किसी को भी इतना भी परेशान करना ठीक नहीं होता है। फ्लाइट से उतरने के बाद फेरो को समझ नहीं आता कि वह कहाँ जाए और कैसे जाए। पैसे तो उसके पास थे नहीं, इसलिए वह रोड साइड पर खड़े होकर लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। काफ़ी देर बाद उसे एक ट्रक वाला लिफ्ट देता है। ट्रक वाला उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है, तो वह कहता है आप जहाँ जा रहे हो मुझे वहीं पर छोड़ देना। वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ड भी इस एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, जिसे एक लड़की रिसीव करने आई थी जिसका नाम डायना होता है। वह स्टुअर्ड एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक होता है और डायना उसी कंपनी में काम करने वाली एक मेहनती और ईमानदार लड़की होती है। वहीं स्टुअर्ड एक अमीर और घमंडी किस्म का व्यक्ति होता है जो अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने प्लेन में उस एयर होस्टेस के साथ किया। ऑफिस में अपने कर्मचारियों से हद से ज़्यादा काम कराता है, उन्हें बहुत ही हैरेस करता है। इसी की वजह से डायना किसी और काम की तलाश में है जिससे कि वह इस ऑफिस को छोड़ सके, और यही चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। डायना ऑफिस वर्क करती है, पर स्टुअर्ड का ड्राइवर आज किसी वजह से काम पर नहीं आया होता, तो वह डायना को ही अपना ड्राइवर बनाकर उसे एयरपोर्ट लेने के लिए बुला लेता है। उधर फेरो को ड्राइवर शहर में कहीं ड्रॉप कर देता है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह तुरंत काम की तलाश में लग जाता है। पर नए शहर में काम मिलना इतना भी आसान नहीं होता। ऊपर से फेरो देखने में भी अच्छे खासे अमीर घर का मालूम होता है। इसी वजह से कई दुकानों पर जहां हेल्पर की ज़रूरत भी होती है, वे किसी न किसी बहाने दुकान के मालिक उसे काम देने से मना कर देते हैं। काम खोजते खोजते रात हो जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है, जिस कारण वह एक क्लब में चला जाता है और वहां बार काउंटर पर रखे हुए फ्री के अंगूर खाने लगता है। फेरो के सुंदर चेहरे और शारीरिक बनावट को देखकर एक लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है आप क्या बिजनेस करते हैं। जब फेरो यह बताता है वह कोई बिजनेस नहीं करता, बल्कि वह एक बेरोज़गार है और काम की तलाश कर रहा है। उसके पास रात को रुकने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो वह लड़की जो अब तक उससे चिपकने की कोशिश में थी, तुरंत वहाँ से खिसक जाती है। फेरो की अब समझ में आने लगता है, अगर पैसे हो तो हर कोई पूछता है और पैसे नहीं हो तो लोग तुरंत खिसक लेते हैं। उसकी बातें सुनकर एक मोटी लड़की फेरो के पास आकर उससे कहती है तुम्हारे पास रात को रुकने के लिए घर नहीं है तो तुम मेरे साथ आओ। वह उसे अपने कमरे पर ले जाती है, जिस कमरे के सोफे पर एक दूसरी लड़की सो रही होती है। वह उसे जगाने से मना करती है और उसे अपने बेड पर ले जाती है और उसके क्लोज होने लगती है। पर फिर वो अपने आप को गे होने का बहाना बनाता है और नीचे फर्श पर ही सो जाता है। पर उस मोटी लड़की के खर्राटे उसे सोने नहीं देते, जिस वजह से वह दूसरे कमरे में सोने जाता है। उसके दूसरे कमरे में जाते ही जो लड़की सोफे पर सो रही थी उसकी नींद खुल जाती है। वह डर कर रात को ही उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और अपनी दोस्त को भी डांटती है कि कैसे तुम किसी अनजान आदमी को अपने कमरे में लेकर आ सकती हो। फिर को कमरे से निकाले जाने के बाद वह सड़क पर घूमने लगता है, जिसे अकेला देखकर दो गुंडे उसके साथ छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से फेरो एक आदमी की नाक तोड़ देता है और भागकर एक मकान की बालकनी में छुप जाता है। उस मकान की मालकिन उसे कोई चोर समझती है और पुलिस बुला लेती है, जिस वजह से फेरो की पहली रात पुलिस लॉकअप में ही गुजरती है। पुलिस लॉकअप में पहले से बंद एक आदमी उसे रात भर बहुत परेशान करता है। सुबह पुलिस वालों को फेरो की पूरी बात समझ आ जाती है। वह इस बात को मान लेते हैं कि वह गुंडों से बचने के लिए उस मकान में छुप रहा था, ना कि चोरी के इरादे से। वह उसे छोड़ देते हैं। फेरो को अब बहुत तेज़ की भूख लगी होती है, जिससे पुलिस स्टेशन के टेलीफोन बूथ के पास रखे 50 सेंट उठा लेता है और वहीं की कैंटीन में जाकर
पूछता है क्या 50 सेंट और एक स्पेशल कॉन्डम के पैकेट के बदले मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। दुकानदार इसे कोई गंदा मजाक समझकर उसे वहाँ से भगा देता है। फेरो को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। पास ही के पार्क में एक बेंच रखी होती है, वह उस पर जाकर लेट जाता है। दोपहर होते होते उसकी भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो पार्क के बाहर एक ठेले पर हॉट डॉग बिक रहा होता है, जिसकी कीमत $2 प्रति हॉट डॉग होती है। फेरो उस ठेले वाले से जाकर कहता है, मेरे पास केवल 50 सेंट हैं, क्या मुझे आप कुछ दे सकते हैं। ठेले वाला वैसे तो एक गरीब इंसान था, पर वह दिल का बहुत धनी होता है। वह फेरो के इस तरह $2 की चीज़ 50 सेंट में मांगने से वह समझ जाता है कि यह बहुत भूखा है और वास्तव में इसके पास पैसे नहीं हैं। वह उसे एक हॉट डॉग बनाकर दे देता है और फेरो से वह 50 सेंट भी नहीं लेता। फेरो यह देखकर बहुत भावुक होता है और उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता है। वह उससे उसका नाम पूछता है, जो कि एंजेलो होता है। आगे जाकर फेरो एक दुकान के डस्टबिन से एक न्यूज़पेपर उठाकर उसमें कोई नौकरी खोजने लगता है। तभी एक कुरियर वैन से उसकी हल्की सी टक्कर हो जाती है, जिससे कि कुरियर वैन का ड्राइवर तुरंत उसके पास आकर फेरो से बार बार माफ़ी मांगता है और उसे उठाता है। फेरो को वह अपना नाम फ्रेड बताता है और अपनी गलती के लिए दोबारा माफ़ी मांगता है। वह फेरो से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब फेरो उसे अपने बेरोजगार होने की बात बताता है और कोई काम दिलाने की रिक्वेस्ट करता है। वह उसे एक जानने वाले के घर भेजता है, जिसे एक पर्सनल ड्राइवर की ज़रूरत होती है। फेरो को उस आदमी के घर पर छोड़कर चला जाता है। यह घर कल्टिस नाम के एक व्यक्ति का होता है। कल्टिस वही प्लेन वाला व्यक्ति होता है जिसने एयर होस्टेस को परेशान कर रखा था। कल्टिस फेरो से उसका नाम पूछता है तो फेरो अपना नाम क्लाउड बताता है। क्लाउड फेरो का ड्राइवर होता है, जिसका लाइसेंस फेरो ने अपने लाइसेंस से बदल लिया था। कल्टिस उसे काम पर रख लेता है और अगले दिन से आने के लिए बोलता है, लेकिन कल्टिस की पत्नी उसे आज से ही काम पर रखने कहती है, क्योंकि उनके घर शाम को पार्टी होती है जिसमें उन्हें वेटर की ज़रूरत थी। कल्टिस भी अपनी पत्नी की बात मानकर फेरो को आज से ही काम पर रख लेता है। फेरो के लिए तो यह और भी अच्छा होता है, क्योंकि वैसे भी उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब रात की पार्टी में हम देखते हैं फेरो बारटेंडर का काम कर रहा होता है और मेहमानों को शराब और स्नैक्स वगैरह सर्व करता है, टेबल साफ करता है। और वहीं कल्टिस की वाइफ पार्टी में हर वक्त फेरो के आसपास चक्कर लगाती रहती है। फेरो के हैंडसम लुक पर वह फिदा हो चुकी थी। पार्टी के बीच में ही टीवी पर एक न्यूज़ आती है, जिसमें फेरो की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस न्यूज़ से फेरो का दिल खुशी से झूम उठता है। पार्टी ख़त्म होने के बाद फेरो को एक नशे में धुत मेहमान को उसके घर छोड़ने जाना होता है, तो रास्ते में वह अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके इस काम के लिए तारीफ़ करता है, जिसमें उन्हें एक बड़ी कंपनी का टेंडर मिला होता है। वह कंपनी के हर कर्मचारी को $500 बोनस देने को कहता है। यह सुनकर लॉरेंस को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि आज से पहले फेरो ने कभी भी ऐसा कोई बोनस या इंसेंटिव नहीं दिया था। लेकिन फेरो अब आम लोगों की ज़िंदगी और उनके साथ आने वाली दिक्कतों को खुद पर गुजरते देखता है, तो उसका स्वभाव में बदलाव आने लगता है। उस शराबी मेहमान को छोड़कर जब फेरो अपने रूम में आता है, तो उसके रूम में कल्टिस की पत्नी अपने हाथ में शराब का गिलास लिए हुए बैठी होती है और कुछ कहने से पहले ही दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजे में नशे में धुत कल्टिस की बेटी होती है। फेरो कल्टिस की पत्नी को बेड के नीचे छुपने कहता है। कल्टिस की बेटी फेरो के कमरे में आते ही उसके करीब आने की कोशिश करती है। तभी दरवाज़ा फिर से नॉक होता है। इस बार दरवाजे पर खुद कल्टिस होता है। उसे देखकर फेरो उसकी लड़की को बाथरूम में छुपने बोलता है। इसके बाद कल्टिस कमरे में आता है और वह अब फेरो के नज़दीक आने की कोशिश करने लगता है। दरअसल कल्टिस एक बायोसेक्सुअल होता है। उससे बचने के लिए फेरो उसे यह कहकर अपना पीछा छुड़ाता है कि उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो किसी को करीब आने से उसे भी यह गंभीर बीमारी हो जाती है। यह सुनकर कल्टिस वहाँ से भाग लेता है। उसके जाने के बाद वह कल्टिस की बेटी को बाथरूम से बाहर आने बोलता है। कल्टिस की बेटी बाहर निकलते ही फेरो से दोबारा चिपकने लगती है। फेरो उसे उसकी कम उम्र का वास्ता देकर मना कर देता है।
तो वह उसे घमंडी कहकर चली जाती है। अब कर्टिस की पत्नी को वह मना नहीं करता और उसके साथ क्रोध हो जाता है। अगले दिन जब वह कर्टिस को ऑफिस ले जा रहा होता है तो कार में कर्टिस रात वाली घटना से बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और फेरो से इस घटना को किसी से न कहने को बोलता है। इस पर फेरो कहता है कौन सी घटना, उसे कुछ भी याद नहीं है। फेरो के ऐसा कहने से कर्टिस को बहुत राहत मिलती है और वे लोग कर्टिस के ऑफिस पहुंच जाते हैं जो एक रियल इस्टेट का ऑफिस था। यहाँ पर वही लड़की एक रियल इस्टेट एजेंट के रूप में काम कर रही थी जिसने फेरो को उस रात अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इस लड़की का नाम डायना होता है। डायना फेरो से बात करने की कोशिश करता है पर डायना उसे कोई भाव नहीं देती, जैसा कि ज़्यादातर लड़कियां शुरू में करती हैं। वहीं उसकी ऑफिस के दूसरे लोग फेरो की पर्सनालिटी देखकर डायना से कहते हैं अगर वह उनकी जगह होती तो वह कभी भी उसे इग्नोर नहीं करती। अगले दिन डायना के टेबल पर फूलों का एक गुलदस्ता होता है लेकिन उसे भेजने वाले का कोई नाम नहीं लिखा होता है। तभी डायना को कर्टिस का फ़ोन आता है। वह उसे टैक्सी लेकर अपने बंगले पर बुलाता है जहां से उसे ड्राइवर के साथ एक अंतिम संस्कार में जाना था। डायना टैक्सी लेकर कर्टिस के बंगले पर पहुंच जाती है। उसे टैक्सी से उतरते देखकर फेरो को बड़ी खुशी होती है। वह डायना को कार की पिछली सीट पर बिठाकर अंतिम संस्कार वाली जगह ले जाने लगता है और रास्ते में कार के मिरर से डायना को लगातार देखता रहता है। डायना यह देख लेती है और उसे टोकते हुए अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने को कहती है। फेरो शर्मा जाता है। फिर वह उससे फूलों के बारे में पूछता है तो डायना कहती है उसे फूल बहुत पसंद आए। फेरो उससे उस रात वाली बात के लिए माफ़ी मांगता है। इस तरह अब दोनों अच्छी तरह बात करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में चर्च पहुंच जाते हैं जहां पर अंतिम संस्कार वाला कार्यक्रम हो रहा होता है। चर्च के पादरी को सर्दी जुकाम हुआ रहता है जिससे वहां पर कुछ फनी मोमेंट बन जाते हैं। यह देखकर फेरो और डायना अपनी हंसी नहीं रोक पाते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब हंसते हैं। यहाँ से निकलकर वे एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। डायना फेरो से पूछती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो वह कहता है उसे आज़ादी और मौज मस्ती वाली ज़िंदगी पसंद है। शादीवादी जैसे किसी रिश्ते में आकर वह अपनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता। फेरो की ऐसी बातें सुनकर डायना को बहुत बुरा फील होता है। वह फेरो से कहती है वह ऐसी लड़की नहीं है। इससे उसे समझ आ जाता है कि उसकी बातों से डायना को दुख पहुंचा है। वह उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपने बारे में बताने को कहता है। डायना अपने बारे में बताते हुए कहती है उसकी शादी हो चुकी है पर शादी के केवल 9 साल बाद ही उसके पति इराक युद्ध में शहीद हो गए। उसकी फैमिली में उसके मॉम और डैड हैं जो मुझे अब पिछली बातें भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को कहते रहते हैं पर मैं अभी तक उसे नहीं भूल पाई हूँ। फिर फेरो उससे कहता है 9 साल काफ़ी लंबा समय होता है और अब तुम्हें दोबारा ज़िंदगी को खुशी मन से जीना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। ज़िंदगी बहुत लंबी है और इसे ऐसे ही बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। फेरो की ऐसी जेंटलमैन जैसी बातें डायना को बहुत अच्छा फील करवाती हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि पिछले कई घंटों से वह कॉफ़ी शॉप में बैठी बातें कर रहे हैं। अब कहीं न कहीं डायना को फेरो का साथ अच्छा लगने लगता है। डायना फेरो की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देना चाहती है पर फेरो उसे पैसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद डायना को फेरो जब उसके घर के बाहर छोड़ने जाता है तो डायना उसे किस कर लेती है। फेरो उससे अगले मंगलवार को डेट पर जाने को पूछता है तो डायना हाँ कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। डायना के माता पिता भी यह देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि आखिरकार इतने सालों के बाद डायना को कोई पसंद करने लगा है, लेकिन उनको यह जानकर बहुत ख़राब लगता है कि फेरो एक मामूली ड्राइवर की नौकरी करता है और उसके पास अपना कोई घर भी नहीं है। तो डायना उससे कहती है फेरो कोई रिलेशन में नहीं रहने वाला लड़का है
और न ही वह खुद भी उससे शादी करने जा रही है। मंगलवार के दिन जब दोनों की डेट होती है, उसी दिन कर्टिस डायना को एक्स्ट्रा काम सौंप देता है। इस पर फेरो से डायना की डेट पर न आने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। फेरो को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वह डायना के साथ पूरे दिन शहर में घूम घूम कर उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करता है और पूरा दिन एक साथ बिताते हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक कर्टिस की बेटी ऑफिस आती है। थोड़ी देर में कर्टिस फेरो को अपने ऑफिस में बुलाता है और फेरो को गालियां देते हुए उसे नौकरी से निकाल देता है। दरअसल कर्टिस की बेटी ने फेरो पर यह आरोप लगाया होता है कि वह उसके कमरे में जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। फेरो की ऐसी बेइज्जती देखकर वहीं खड़ी डायना को बर्दाश्त नहीं होता और वह कर्टिस को बुरा भला कहते हुए उसकी नौकरी की लात मारकर फेरो के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रास्ते में फेरो कर्टिस के बायोसेक्सुअल और उसकी पत्नी बेटी की सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर डायना की हंसी नहीं रुकती। डायना उसे अपने घर डिनर पर ले जाती है, जहां उसके मम्मी पापा को उसका साथ रहना पसंद नहीं आता। इस पर फेरो कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में कैलिफोर्निया वापस जाने वाला हूँ। तो यह जानकर उन्हें सुकून मिलता है कि अब डायना फेरो के साथ बाहर जाती है और बताती है कि उसने सालों तक नौकरी कर एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली है और इस पैसे से वह खुद की एक रियल एस्टेट एजेंसी खोलना चाहती है। साथ ही फेरो को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने की भी बात करती है। यह सुनकर फेरो को बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई पैसे बिना किसी के बारे में जाने इतना विश्वास कर सकता है। फेरो जो खुद ही इतना बड़ा बिजनेसमैन था, डायना की एजेंसी खोलने का प्लान तैयार करता है। सबसे पहले वह डायना के उन 3 सबसे खास और मेहनती दोस्तों को डायना की एजेंसी में 15% मुनाफा शेयरिंग पर ज्वाइन कराता है। फिर इस तरह उनकी एजेंसी की शुरुआत हो जाती है। वह डायना को उस पर विश्वास करने और अपना पार्टनर बनाने के लिए धन्यवाद करता है। अगले 15 दिनों में ही उनकी एजेंसी से $20,000 का मुनाफा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और एक बार में जाकर दोनों साथ साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर डायना फेरो से कहती है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। इस पर फेरो मजाक करते हुए कहता है, और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें नशा हो गया है और नशे में ऐसी बातें बोल रही हो, पर जो भी हो, मैं आज तक तुम जैसी साफ दिल की लड़की नहीं देखी। थोड़े दिन बीतने के बाद फेरो बताता है उसे कुछ दिनों में कैलिफोर्निया वापस जाना होगा। यह सुनकर डायना बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मुझे तो अपनी एजेंसी यहाँ ना खोलकर कैलिफोर्निया में ही खोलनी चाहिए थी। इस बात का फेरो कुछ जवाब नहीं देता, पर वह डायना को देखते ही रह जाता है। महीने के 23वें दिन फेरो के असिस्टेंट लॉरेंस का कॉल करके बताता है कि आपके यहाँ नहीं रहने से हमारे कंपटीटर कंपनी ने यहाँ कंपनी को हथियाने के लिए एक ऐसी चाल चल दी है कि कोर्ट में अगले सोमवार को यदि आप खुद उपस्थित नहीं हुए तो कंपनी से आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। फेरो को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह लॉरेंस से कैसे भी इस मामले को सुलझाने के लिए बोलता है और डायना के साथ फाइटर प्लेन का शो देखने चला जाता है। वहाँ डायना उसे दोबारा कैलिफोर्निया नहीं जाने को बोलकर दोबारा उसे आई लव यू कहती है। फेरो इसके जवाब में बस यही कहता है, जब तुम्हें सारी बातें पता चलेगी तो तुम मुझे कभी भी यहाँ रुकने को नहीं बोलोगी। और आगे कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेरो के खिलाफ फैसला देने ही वाली होती है कि अचानक फेरो वहाँ उपस्थित हो जाता है, जिससे कि यह केस खत्म हो जाता है। क्योंकि इस केस में बस एक बार फेरो को कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है और यह केस खत्म कर दिया जाता है। इसी वजह से फेरो ने अपने असिस्टेंट को बोलकर एक प्राइवेट जेट से तुरंत कैलिफोर्निया आ गया और कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, जिससे कि केस खत्म हो गया। दोबारा शाम को वह उसी प्राइवेट जेट से न्यूयॉर्क वापस पहुंच गया। डायना वहाँ फेरो को पूरे दिन नहीं मिलने से इसका कारण पूछती है, तो वह उसे कुछ दिन की मोहलत मांगता है और सारी सच्चाई बताने का वादा करता है। तभी हम देखते हैं कि
कल्टिस्ट की वाइफ डायना ऑफिस में आ जाती है और वह सबके सामने फेरो को गले लगाकर चिपकने लगती है। यह डायना को बहुत खराब लगता है। वह तुरंत ऑफिस से निकलकर घर जाने लगती है। फेरो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। इन्हीं सब में डायना का मोबाइल भी सड़क पर गिर जाता है। फेरो ऑफिस के फ़ोन से डायना के घर बार बार फ़ोन करता है पर फ़ोन डायना की माँ उठाती है और फेरो का नाम सुनते ही वो रॉन्ग नंबर बोलकर तुरंत फ़ोन काट देती है। 8 महीने का आखिरी दिन होता है क्योंकि उसे अब वापस कैलिफोर्निया जाना था। वो ऑफिस से दोबारा डायना के घर फ़ोन करता है तो डायना की माँ उसे गुस्से में डांटते हुए कहती है कि जब डायना तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों बार बार फ़ोन करके हमें परेशान कर रहे हो। लेकिन सच्चाई तो यह होती है कि डायना अपनी माँ से कई बार पूछ चुकी होती है कि उसके लिए कोई कॉल तो नहीं आई थी ना। अगले दिन डायना का गुस्सा ठंडा होता है तो वह ऑफिस जाती है और फेरो को न पाकर पूछती है तो उसे बताया जाता है कि वह कैलिफोर्निया वापस जा चुका है और उसने ना कोई नंबर और ना ही अपना कोई एड्रेस छोड़ा है, जिससे अब डायना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय बाद कल्टिस्ट के घर ट्रक ड्राइवर जिसने फेरो को कल्टिस्ट के यहाँ काम दिलवाया था आता है, जिसका नाम फ्रेड होता है। कल्टिस्ट को $50,000 का चेक देते हुए बताता है कि तुम्हारा ड्राइवर जिसे तुमने निकाल दिया था वह दरअसल फेरो ऑलिटिव नामक एक बिलियनियर है जो तुम्हें अपने घर पर रखने और ड्राइवर का काम देने के लिए तुमसे खुश होकर यह चेक दिया है। $50,000 का चेक देखकर कल्टिस्ट और उसकी बेटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ फेरो को अपनी माँ से बात करते हुए दिखाया जाता है, जिस समय फेरो अपने पिता के बारे में बताते हुए कहता है, मेरे पापा बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उनकी वजह से ही मैं ज़िंदगी में रिश्तों का महत्व समझ आया हूँ और एक ऐसी लड़की से मिला जिसके जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं हो सकती, पर मैं शायद उसे खो चुका हूँ। यह सुनकर फेरो की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, अच्छे लोग ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। माँ की बातें सुनकर फेरो दोबारा न्यूयॉर्क निकल जाता है और सीधा डायना के घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा डायना की माँ खोलती है और फेरो को वापस भेजने ही वाली होती है, तभी डायना भी वहां पहुंच जाती है। बातों ही बातों में डायना को यह पता लग जाता है कि फेरो ने उसे बार बार कॉल किया था, पर उसकी माँ ने यह बात छुपा ली थी। अब वह फेरो से कोई सवाल नहीं करती और न ही फेरो अपने बारे में कुछ बोलता है। जब फेरो उसे अपने साथ कैलिफोर्निया चलने को कहता है तो वह तुरंत मान जाती है और हमेशा उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है। फेरो को माँ उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है तो डायना बताती है, आप लोग चिंता मत करो, फेरो वैसे भी शादी जैसे बंधन में नहीं बनने वाला व्यक्ति है, उसे आज़ादी वाली ज़िंदगी पसंद है। आगे देखते हैं फेरो कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। उसका ड्राइवर उसे ऑलरेडी रखकर अभिनंदन करता है तो फेरो अपने ड्राइवर को क्लोज कहता है। डायना कुछ समझ नहीं पाती। कार में बैठने के बाद डायना से फेरो बताता है वह कोई ड्राइवर नहीं बल्कि फेरो ऑलिटिव एक बिलियनियर बिजनेसमैन है। तो डायना को बहुत आश्चर्य होता है, वह बहुत सारे सवालों की लाइन लगा देती है। अब फेरो उसे अपने पिता की आखिरी इच्छा वाली बात बता देता है। थोड़ी देर में डायना फेरो के साथ उसके आलीशान महलनुमा बंगले में पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचकर फेरो के इतने बड़े बिजनेसमैन वाली बात से उसे थोड़ा इनसिक्योर फील होने लगता है, तो वह वापस न्यूयॉर्क जाने के बारे में कहती है और उसे अपने ऑफिस का काम भी देखना है, ऐसी बातें करती है। फिर उसे चुप करते हुए पहली बार आई लव यू कहता है और यह भी कि न्यूयॉर्क में तुमने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था, तो क्या मेरी हर चीज़ में तुम 50% की पार्टनर बनोगी और क्या तुम मुझसे शादी करोगी। डायना भी तो फेरो को बहुत प्यार करती है तो वह तुरंत हाँ कह देती है और फेरो को कसकर गले लगा लेती है। इसके कुछ ही महीनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में न्यूयॉर्क के बहुत से मेहमान शामिल होते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क के वे सभी लोग भी होते हैं जिन्होंने फेरो के उस 1 महीने वाले समय में किसी न किसी रूप में मदद
किए थे, जैसे कि फ्रेड जिसने उसे पहली बार काम दिलवाया था, उसे फेरो ने अपनी माँ का पर्सनल ड्राइवर बना दिया, और डॉग वाले अंकल जो अब फेरो की मदद से अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, और बहुत से लोग जैसे कर्टिस, डायना की सारी फ्रेंड, डायना के माता पिता और डायना के ऑफिस के सारे स्टाफ और पार्टनर। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको यह मूवी बहुत पसंद आई होगी, और अब मिलते हैं आप ऐसी ही दूसरी बेहतरीन मूवी के साथ, तो जुड़े रहें आप हॉलीवुड सिनेमा हॉल।